नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। पहला समानाधिकरण तत्पुरुष समास और व्यधिकरण तत्पुरुष समास। नंबर 1, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम गिनते हैं कर्मधारय समास, और नंबर 2 द्विगु समास। द्विगु समास नंबर 2 है, इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। कर्मधारय समास तथा द्विगु समास का हम अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट इसका पाठ है व्यधिकरण समास। व्यधिकरण समास। व्यधिकरण समास के भेद है विभक्ति तत्पुरुष, नन तत्पुरुष, उपतत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष नंबर 1, नंबर 2 नन तत्पुरुष, और नंबर 3 है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष। इस प्रकार जो व्यधिकरण समास है उनके 3 भेद हैं, विभक्ति तत्पुरुष, नन तत्पुरुष, उपतत्पुरुष। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं व्यधिकरण समास। तो व्यधिकरण के भेद हैं विभक्ति तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, विभक्ति तत्पुरुष समास में जिस विभक्ति का लोप होता है हम उसको उसी विभक्ति से संबंधित तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम प्रयोग करके अभ्यास करते हैं। जैसे राजपुरुष है, राजपुरुष है, ये शब्द है दोस्तों, राजपुरुष है। इसमें कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है? षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। कैसे लोप हुआ है? तो देखिए, राजपुरुष है राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। ठीक है, यहां पर उत्तर पद कौन सा है? पुरुष। तो पुरुष की प्रधानता है, यहां पर राजा की प्रधानता नहीं है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसका विग्रह कैसे करेंगे? राज्ञे पुरुष है, राज्ञे पुरुष है, राजा का पुरुष। क्योंकि राज्ञे में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। राज्ञे पुरुष है, राजा का पुरुष। अब सबसे पहले हम चलते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास। इसमें जैसे श्रित है, अतीत है, पतित है, प्राप्त है। श्रित है, अतीत है, पतित है, प्राप्त है, गत है, अत्यस्त है, गत है, अत्यस्थ है,
इत्यादि शब्द आते हैं तो हम द्वितीय तत्पुरुष समास करते हैं। जैसे लिखा ग्राम गतः है, ये लिख दिया दोस्तों ग्राम गतः, ये उदाहरण है। यहां पर गतः आया तो जो पूर्व पद है उसमें हम विभक्ति लगाएंगे। पूर्व पद क्या है? ग्राम है, तो यहां पर लिखेंगे ग्रामम और गतः, तो बोलेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास कहेंगे। क्यों? ग्राम गतः, गतः आया है यहां पर, तो यहां पर जो ग्राम है इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, तो ग्रामम गतः द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ। कृष्णाश्रित है, कृष्ण श्रित है, श्रिता है दोस्तों, श्रित है, तो यहां पर कृष्ण में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, तो विग्रह होगा कृष्णम श्रित है, कृष्णम श्रित है, तो हम कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कूप पतित है, कूप पतित है, कूप पतित है, तो पतित आया है तो हम कूप में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, कूपम पतित है, कूपम पतित है, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अरण्यातीत है, अरण्यातीत है, अतीत आया है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे? अरण्यम, अतीत है, अरण्यम अतीत है, द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय तत्पुरुष समास कहेंगे। द्वितीय तत्पुरुष समास कहेंगे जिस समास में जिस विभक्ति का लोप होता है हम उसको उसी समास के नाम से जानते हैं। और मान लीजिए हमें विग्रह पद प्राप्त हुआ है, जैसे ग्राम, ग्रामम गतः है, ये प्राप्त हुआ है, समस्त पद बनाना है, तो जो पूर्व पद है, पूर्व पद है, पूर्व पद किसको बोलते हैं? इसको, इसमें जो विभक्ति है इसका लोप कर देंगे और कैसे करेंगे? ग्राम गतः, मूल शब्द लिख करके इस प्रकार से बना देंगे, तो ये बन गया समस्त पद दोस्तों, समस्त पद। अब नेक्स्ट देखिए तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास में भिन्न, हीन, तुल्य, सदृश, ऊन, समम, शाकम इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, तो हम तृतीय तत्पुरुष समास करते हैं। जैसे त्रातः भी है, त्रातः है, हतः है और शून्य, ऐसे शब्द आते हैं तो तृतीय तत्पुरुष समास करते हैं। जैसे ज्ञान शून्य, ज्ञान शून्य, दोस्तों शून्य शब्द आया है यहां पर, तो हम जो पूर्व पद है ज्ञान, इसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीय। कैसे? ज्ञानेन शून्य, ज्ञान से शून्य, ज्ञान से शून्य। अब मान लीजिए हमें समस्त पद बनाना है, तो जो ज्ञानेन है इसको किसमें लिखेंगे? मूल शब्द में। मूल शब्द क्या होता है? ज्ञान, और फिर आगे लिख देंगे शून्य। समस्त पद बनाने के लिए पूर्व पद मूल लिखा जाता है, मूल रूप में लिखा जाता है पूर्व पद। नेक्स्ट है नख भिन्न, नख भिन्न। अब नख मीन्स नाखूनों से भिन्न, तो देखिए दोस्तों नखई भिन्न, नखई भिन्न, इस प्रकार से हम तृतीय तत्पुरुष समास करते हैं, नखई भिन्न। नेक्स्ट है हरि त्रातः, हरि त्रातः है, हरि त्रातः, तो यहाँ पर त्रातः आया है, हरि में तृतीय विभक्ति लगाएंगे, हरिणः,
हरिणा त्रातः। क्या लिखेंगे? हरिणा त्रातः लिखेंगे, क्योंकि जो हरि शब्द है इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो आपको शब्द दिए हुए हैं दोस्तों वहां पर ये त्रातः आया है। यहाँ पर शून्य हम यूज कर चुके हैं दोस्तों, हीन हम यूज कर चुके हैं। तो कहने का मतलब यही शब्द नहीं है, और भी शब्द आते हैं। तो जब ये शब्द आ रहे हैं या जिस विभक्ति का लोप हो रहा है, हम उसी विभक्ति के नाम से उस समास को जानते हैं, उस समास को जानते हैं। जैसे नेक्स्ट देखिए, विद्या शून्य, विद्याहीन, ये शब्द है। अब यहाँ पर हीन आया है तो विद्या में आप तृतीया विभक्ति लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विद्याहीन, विद्या से हीन, विद्याहीन, विद्या से हीन। नेक्स्ट है जैसे पितृतुल्य, पितृतुल्य, ये तुल्य आया समान, तो पिता में तृतीया विभक्ति लगाएंगे आप, पितरातुल्य, 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 तृतीया तत्पुरुष समास। मान लीजिए विग्रह पद हमें दिया हुआ है, तो हम तुल्य से पहले जो पूर्व पद है, पूर्व पद क्या है? पित्रा, तो इसको मूल शब्द क्या होता है? पितरी, ये मूल शब्द होता है, और इसके बाद लिखेंगे तुल्य, तो हो गया पितृतुल्य, समस्त पद बन गया। इस प्रकार से समस्त पद बनेंगे। नेक्स्ट है जैसे मातृ सदृश, मातृ सदृश है, तो मातृ में तृतीया विभक्ति का यूज करेंगे, तो मात्रा सदृश, मात्रा सदृश। नेक्स्ट है जैसे ज्ञान समम, ज्ञान समम आ गया, ज्ञान समम आ गया, तो समम के रूप में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है दोस्तों। तो ज्ञान में तृतीया विभक्ति लगाएंगे, ज्ञानेन समम, ज्ञानेन समम, ज्ञान के समान, ज्ञानेन समम। एकोनम, 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 तो देखिए यहां पर क्या आया है? ऊनम, ऊन है, तो क्या लिखेंगे? एकेन ऊनम। इस प्रकार के शब्द एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, इस प्रकार के शब्द एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम तृतीया तत्पुरुष समास का अध्ययन करते हैं, और हमें ध्यान रखना है कि विग्रह करते समय हमें पूर्व पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, और उत्तर पद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। और समस्त पद बनाते समय जो पूर्व पद होता है विग्रह का, उसको मूल रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पिता है, तो पिता का मूल रूप होगा पितरी, तो होगा पितृतुल्य है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट है संप्रदान कारक के में चतुर्थी तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। हित बलि अर्थ, हित बलि अर्थ इसके शब्द हैं, और ये शब्द आ जाते हैं, हम चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। इनके अलावा और भी शब्द होते हैं दोस्तों, तो देखिए मुख्य रूप से चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास मुख्य रूप से अर्थ, बलि और हित, ये शब्द होते हैं। जैसे हित अर्थ बलि, हित अर्थ बलि या अर्थ बलि हित। जैसे यूप दारू, यूप दारू, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या लिखेंगे? यूपाए दारू, यूप के लिए दारू, यूपाए दारू, इस प्रकार से। जैसे भूत बलि, भूत बलि, तो भूत में क्या लिखेंगे? चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, तो लिखेंगे भूताए बलि, भूताए बलि, भूत बलि, भूताए बलि। स्नानार्थम,
स्नानार्थम, तो लिखेंगे स्नानाय अर्थम, स्नानाय अर्थम, स्नानार्थम, स्नानाय अर्थम। इस प्रकार से हम चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। अब पंचमी तत्पुरुष समास है भय, भीत, भीति, भी, मुक्त है, च्युत है। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं मुख्य रूप से, वहां पर हम पंचमी तत्पुरुष समास करते हैं, पंचमी तत्पुरुष समास करते हैं। देखिए दोस्तों, पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से शब्द हैं भय, भीत, भीति, भी और मुक्त है और पतित है। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वहां पर हम पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब पंचमी, पंचमी का मतलब अपादान, अपादान का मतलब होता है जहां पर अलग होने का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है या भय होता है। जैसे चोर भयम, मैं लिख रहा हूं दोस्तों, चोर भयम, यहाँ पर भय किससे है? चोर से भय है, तो चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, चोरात भयम, चोर से भय, चोरात भयम, चोरात भयम। नेक्स्ट है जैसे वृक्ष पतित है, वृक्ष पतित, वृक्ष पतित आ गया दोस्तों, तो वृक्षात पतित है। क्या लिखेंगे? वृक्षात पतित है, क्योंकि वृक्ष जब गिरते हैं तो अलग होते हैं। चोर से भय, चोरात भयम, वृक्षात पतित है। नेक्स्ट है जैसे पाप मुक्त है, पाप मुक्त है, तो लिखेंगे पापात मुक्त है, पापात मुक्त है, पाप से मुक्त, पापात मुक्त है। जैसे अश्व पतित है, अश्व पतित है, अश्व मीन्स घोड़ा, घोड़े से गिरना, लिखेंगे अश्वात पतित है। कहने का मतलब जो पूर्व पद है, ये पूर्व पद, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मुख्य रूप से ये शब्द आने पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे शत्रु भयम, शत्रु भयम, शत्रु भयम पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। जैसे नेक्स्ट है रोग मुक्त है, रोग मुक्त है, तो लिखेंगे रोगात मुक्त है, रोग से मुक्त। कहने का मतलब वो रोग से मुक्त हो गया है, उसे रोग नहीं है, वह रोग से मुक्त हो गया है। इस प्रकार से हम पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं, पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास में जैसे कृति का योग प्रयोग किया जाता है, कृति, षष्ठी तत्पुरुष समास। जैसे राजपुरुष है, शुरू में उदाहरण हमने लिया था, राजपुरुष है का मतलब राजा का पुरुष, तो प्रथम जो शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम प्रथम शब्द में, तो लिखेंगे राज्ञे पुरुष है, राजा का पुरुष, राज्ञे पुरुष है, राजा का पुरुष। नेक्स्ट है जैसे ईश्वर भक्त है, राज मंदिरम देवालय, ईश्वर भक्त है, ईश्वर भक्त है, ये शब्द आ गया दोस्तों। तो हम लिखेंगे ईश्वर से भक्त है, ईश्वर का भक्त, ईश्वर से भक्त है, ईश्वर का भक्त। देवालय, देवालय, तो क्या होगा? देवस्य आलय, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, देवस्य आलय, देवता का घर, देवता का घर। इस प्रकार से हम षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास दोस्तों अधिकरण कारक, कहने का मतलब सप्तमी तत्पुरुष समास का मतलब अधिकरण कारक, षष्ठी का मतलब संबंध कारक, पंचमी का मतलब उपादान कारक,
और चतुर्थी का मतलब संप्रदान कारक, तृतीय का मतलब कर्ण कारक, द्वितीय का मतलब कर्ण कारक। तो सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग कब करते हैं? निपुणता के अर्थ में, कुशलता के अर्थ में। जैसे शास्त्र निपुण है, शास्त्र निपुण है, ये समस्त पद है दोस्तों। अब हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? एक शास्त्र तो होता है, होता नहीं है, बहुत सारे शास्त्र होते हैं, तो लिखेंगे शास्त्रेषु। सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे निपुण है, शास्त्रेषु निपुण है, शास्त्रों में निपुण। और यदि समस्त पद बनाना है तो इसको मूल शब्दों में लिख देंगे इस प्रकार से शास्त्र, और ये शब्द लिख देंगे निपुण है। तो ये बन गया समस्त पद दोस्तों, शास्त्र निपुण है। कार्य कुशल है, कार्य कुशल है, ये शब्द है समस्त पद। अब हमें विग्रह करना है दोस्तों, तो विग्रह करने के लिए कार्य एक ही तो होता नहीं, अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, तो इसको बहुवचन में लिखेंगे कार्येषु कुशल है, कार्यों में कुशल। इस प्रकार से विग्रह हम करेंगे सप्तमी तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट है शास्त्र पंडित है। जैसे शास्त्र पंडित है, तो पंडित का मतलब विद्वान, किसमें? शास्त्र में। तो शास्त्रों में विद्वान, शास्त्रेषु पंडित है, शास्त्रेषु पंडित है, शास्त्रों में विद्वान, ऐसे बोलते हैं। युद्ध निपुण है, युद्ध निपुण है, तो यहाँ पर युद्ध में निपुण, तो यहाँ पर एक वचन का प्रयोग करेंगे युद्ध में, युद्धे निपुण है। इस प्रकार से हम सप्तमी तत्पुरुष समास को सोल्व करते हैं दोस्तों। सप्तमी तत्पुरुष समास बहुत ही इजी है। जिस समास में जिस विभक्ति का लोप होता है, हम उस समास को उसी विभक्ति के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है नन तत्पुरुष समास। नन तत्पुरुष समास जो होता है दोस्तों, उसमें उत्तर पद का पहला पद स्वर होने पर हम अन जोड़ देते हैं, और स्वर नहीं होने पर ए जोड़ते हैं, स्वर नहीं होने पर ए जोड़ते हैं। नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास में बोलते हैं समास। देखिए जैसे नए धन उपस्थित है, उपस्थित है, यहां पर स्वर है उत्तर पद में, तो क्या जोड़ेंगे हम समस्त पद बनाने के लिए? अन। क्या जोड़ेंगे? अन। और क्या जोड़ेंगे? अन। समस्त पद बनाने के लिए अन जोड़ेंगे। यदि यहां पर स्वर हो तो अन जोड़ दिया, नए के स्थान पर अन यूज करेंगे, और इस अन में ऊ की मात्रा लगाएंगे ऐसे, तो हो जाएगा अनुपस्थित है, अनुपस्थित है हो गया। इस प्रकार से जैसे अस्वस्थ है, ए धन नए धन स्वस्थ है, नए धन स्वस्थ है। अब इसको समस्त पद बनाने के लिए क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। तो इस स्वस्थ से पहले क्या लिखेंगे? अस्वस्थ है। ये समास हो गया नए तत्पुरुष समास। अस्वस्थ है, स्वस्थ है। नेक्स्ट है जैसे नए उदार है, नए उदार है। दोस्तों उत्तर पद में क्या है? स्वर, स्वर है, तो इससे पहले क्या जोड़ेंगे? अन। अन जोड़ दिया, अन में ऊ की मात्रा लगाएंगे और दार है, अनुदार है। ये शब्द क्या बना? अनुदार है बना। अप्रिय, जैसे अप्रिय, इसका विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? ए के स्थान पर नए कर देंगे, नए धन प्रिय, नए धन प्रिय। और नेक्स्ट है अनुचित है, अनुचित है। समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे नए धन उचित। समास विग्रह करने पर हम ए के स्थान पर भी नए लिखेंगे और अन के स्थान पर भी नए लिखेंगे। समास विग्रह करेंगे तो ए के स्थान पर भी हम लिखेंगे नए और अन के स्थान पर भी नए लिखेंगे। दोस्तों ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट समास है, ये नए तत्पुरुष समास हमने पढ़ा। नेक्स्ट समास है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है
वह क्रिया होती है, वह क्रिया होती है। उत्तर पद जैसे कौन सा? उपपद, उपपद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दोस्तों इस समास में जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद का मतलब दूसरा पद, वह क्रिया होती है, वह क्रिया होती है। जैसे समस्त पद है सर्वदय पुल्लिंग और सर्वदा स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे सर्वम ददाति इति, सर्वम ददाति इति उसको क्या बोलते हैं? या तो सर्वदय या सर्वदा। पुल्लिंग में है जो सब कुछ देता है, पुल्लिंग है तो बोलेंगे सर्वदय, और जो सब कुछ देता है स्त्रीलिंग है तो उसको बोलेंगे सर्वदा, सर्वदा। जैसे पंकजय, 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 ठीक है दोस्तों। सर्वदा, यहां पर जो द है ये क्रिया है दोस्तों, ये द क्रिया है, ठीक है। और यहां पर जय क्या है? क्रिया है, जय क्या है? क्रिया। तो जो अंतिम जो अक्षर होता है वो क्रिया का संकेत देता है, और हम विग्रह करेंगे तो वहां पर क्रिया अवश्य लिखेंगे। जैसे पंख का मतलब होता है कीचड़, तो दोस्तों पंके जायते इति, पंके का मतलब कीचड़ में जायते उत्पन्न होता है, वह क्या होता है? पंकजय है। क्या होता है? पंकजय। पंकजय का मतलब कमल, वह कमल होता है, जो कीचड़ में उत्पन्न होता है वह कमल होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जैसे नीरजय, नीरजय ये शब्द हो गया, जय क्या है? क्रिया है। तो नीर का मतलब पानी, तो लिखेंगे नीरे जायते इति नीरजय, ये उत्पद तत्पुरुष समास हुआ। जलदय, जैसे जलदय, जलदय को बोलते हैं क्या? बादल, तो क्या लिखेंगे? जलम ददाति इति जलदय, जलदय, जो जल देता है वह जलदय। इस प्रकार से हम उपपद तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं और समस्त पद बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।